बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी ज़रा ब्रीफली समराइज़ करते हैं शोर्स एल्गोरिदम को, या आप कह लें इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें इसकी सिग्निफिकेंस। अगर तो हमने देखा है कि अभी तक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को अगर हम देखें तो बेसिकली किसी मैथ प्रॉब्लम की हार्डनेस पे वो डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमें पता है पब्लिक प्राइवेट की का पेयर होता है, और यू सीइंग द पब्लिक की अटैकर प्राइवेट की को गेस नहीं कर सकता, और इनका जो रिलेशन है यूजुअली किसी वन वे आप कह लें कि किसी कम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं जो वन वे इजी टू कंप्यूट है, हार्ड अदर वे है। फॉर एग्जांपल RSA किस पे हमने देखा था, अगर क्रक्स देखें तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अगर दो लार्ज PQ को फैक्टर करके n बनाते हैं। सिमिलरली हमने डेफी-हेलमैन या एल्गामाल हमारे डिपेंड करते हैं डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम पे, यानी कि a⁻x mod n इज़ इक्वल टू, अगर हमारा लेट से b है तो गिवन b आपने वापस से इसको x को फाइंड करना कंप्यूटेशनली हार्ड है। तो आगे बाकी इन एल्गोरिदम की डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एल्गोरिदम हो जो ये दोनों प्रॉब्लम यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गिवन n PQ को फाइंड कर ले, या गिवन b a एंड n x को फाइंड कर ले, ऐसा कोई पॉलिनोमियल टाइम में, तो हमारे ये एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएंगे। और इससे हम देख लें कम्प्लेक्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो अभी तक हम इनकी हार्डनेस, इन्हें हम हार्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करने की कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो आप किसी भी कांस्टेंट की रेज़ टू पावर मैं जनरली लिखता हूँ कि इसके करीब हैं। एक्सपोनेंशियल है, नंबर ऑफ़ बिट्स इन द की के साथ एक्सपोनेंशियल है। अगर b हमारी जो की लेंथ है वो b बिट्स की है, ठीक है, तो ये हमारी कम्प्लेक्सिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर दैट की एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है, जिसकी लेंथ b है, लेंथ के साथ। तो कम्प्लेक्सिटीज़ हम इस टर्म में वैसे क्यों बात करते हैं, अगर आप सोचें तो देखें हमारे पास हार्डवेयर तो स्केल होता रहता है ना, हार्डवेयर स्केल होता रहता है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बिट लेंथ के साथ कोई प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल है तो हम हमेशा बिट लेंथ को भी स्केल कर सकते हैं ना। बिट लेंथ को हम लॉन्गर कर लें। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिट लेंथ लॉन्ग होने से कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियली राइज़ हो रही है, ठीक है। अगर लीनियर हो तो ये मैनेजेबल होगा हार्डवेयर के लिए, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल हो तो हार्डवेयर के लिए मैनेजेबल नहीं रहेगा। तो हम इसलिए देखते हैं जहाँ पे एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी होती है तो हम इसे कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो सकता या फीजिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, इसलिए हम उस पर रिलाई करते हुए एल्गोरिदम को उसके अक्रॉस डिज़ाइन करते हैं। तो शोर्स एल्गोरिदम बेसिकली इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन हम उसका फैक्टराइजेशन वाला वेरिएंट देखते हैं। हम एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर टू सॉल्व द डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम भी पॉलिनोमियल टाइम में। तो मेन इसकी आप कह लें कि कंट्रीब्यूशन ये है, लेकिन यूजिंग शोर्स एल्गोरिदम ये कर पाता है यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटम एल्गोरिदम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इससे हम थोड़ा सा क्वांटम कंप्यूटिंग की ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का मैं नहीं क्लेम करता कि आपको ये वीडियो कुछ बताएगी। तो क्वांटम को अगर आप देखें तो उसके दो मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग को अगर देखें तो उसके भी दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर या आप कह लें सॉफ्टवेयर, या आप सॉफ्टवेयर कह लें एल्गोरिदम टू यूटिलाइज दैट हार्डवेयर, ठीक है। अगर किसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एल्गोरिदम है जो क्वांटम हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करके उसे सॉल्व कर ले, तो ही वो प्रॉब्लम इफेक्टिव है या सॉल्वेबल है विद क्वांटम, या उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग इफेक्टिव हम कह सकते हैं। तो ये अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लकीली फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास एल्गोरिदम है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली शोर्स एल्गोरिदम, जो क्वांटम हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करके आपको इसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकता है। सारे एल्गोज ऐसे नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोवर्स एल्गोरिदम जो बेस्ट नोन एल्गोरिदम है फॉर की सर्च या किसी भी स्पेस को वैल्यू सर्च के लिए, या वैल्यू सर्च आप कह लें, यूटिलाइजिंग क्वांटम, ठीक है। स्टिल ऑफ कोर्स क्वांटम कंप्यूटेशन फास्ट होगी, सो ऑन, बट अगर बिट लेंथ के साथ देखें आप इसे
तो अभी भी कम्प्लेक्सिटी आपकी एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल नहीं होती विद ग्रोवर्स एल्गोरिदम। तो अगर सिंपल अगर टू हमें बाइनरी ऑफ कोर्स बिट्स हैं तो हम 2⁻b हमारा एक नॉर्मल ट्रायल एंड एरर की सर्च है। अगर आप ग्रोवर्स एल्गोरिदम करेंगे तो उसको वो हम रिड्यूस करेगा, ठीक है, या आप कह लें कि एक्सपोनेंट को हाफ कर लेगा, बट स्टिल जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्यूबिट्स के साथ एक्सपोनेंशियल रहेगा। तो हम इसके हमेशा स्केल कर सकते हैं पैरामीटर्स को जो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग इफेक्टिव नहीं है, जो की सर्च के अगेंस्ट या ब्रूट फोर्स में फ़िलहाल ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट। इसीलिए जिन एल्गोस को ब्रेक करने का बेस्ट मेथड ब्रूट फोर्स है, फॉर एग्जांपल AES, उनके लिए हम बोलते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने पब्लिक एल्गोस देखे हैं, पब्लिक की एल्गोस देखे वो सब या तो DLP पे या प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस हो रहे थे, राइट। उनके लिए हमारे पास शोर्स एल्गोरिदम है जो कि उसको अभी तक, इससे पहले हमने अगर क्लासिकल कंप्यूटिंग में देखा था तो हमारे पास, सॉरी मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास शोर्स एल्गोरिदम है जो सेम प्रॉब्लम को आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम क्लासिकल देखते थे, क्लासिकल अभी हमारे पास जो बेस्ट एल्गोस पॉसिबल थे फॉर इंटीजर्स, एलिप्टिक कर्व के लिए नहीं, इंटीजर सेट में अगर आप ये प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एल्गोस थे सब एक्सपोनेंशियल थे, यानी कि हम उसे कह रहे थे कि b की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ b कर लें, लेकिन बिट्स के साथ फिर भी लीनियर नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। शोर्स एल्गोरिदम इसको रिड्यूस कर लेता है यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर लेता है विद इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि रफली, मैं इसको एक्यूरेट नहीं कह रहा, आप इसे कह लें ये अगर बिट लेंथ b है, b का क्यूब ऑलमोस्ट b स्क्वायर के थोड़ा ज़्यादा है, ग्रेटर देन b स्क्वायर और लेस देन b क्यूब आप कह लें, ठीक है। तो सॉरी वो कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एनीवेज, तो सिंपली पुट आपका जो शोर्स एल्गोरिदम है वो यूटिलाइजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग या हार्डवेयर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है उसको हम देख लेते हैं और फिर हम उस पर डिस्कशन और कर लेंगे। होपफुली मेरे ख्याल में जो मेन बातें हमने वो डिस्कस कर ली। तो अब इसमें देखें, इसका भी हम ओवरव्यू लेते हैं, जल्दी से मैं एग्जांपल के साथ इसको क्लैरिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है n जो हमने सॉल्व करना है। लेट्स से आपको पता है n = PQ, तो हम इसको दो प्राइम्स का प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, 2 × 3 लेट्स से 6 कर लेते हैं। अब ये देखें, नॉर्मल ट्रायल एंड एरर से भी हम सारी ट्राइज करके इसे जल्दी से कर सकते हैं, बट ये स्मॉल नंबर है, लेकिन ये हमने एग्जांपल के लिए स्मॉल रखा है, अदरवाइज़ जब ये लार्ज होगा तो ये ट्रायल एंड एरर से फीजेबल नहीं होगा सॉल्व करना। तो इसको मैं एग्जांपल ही करता हूँ, उससे स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक चूज़ करते हैं कोई भी एक बेस एक्सपोनेंट के लिए a जो कि बिलोंग करेगी, ये अगर हमारा नंबर लेट्स से n है ना, तो बिलोंग करेगी 2 से लेके n-1 तक सेट को, ठीक है। ये a इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम इस केस में a क्या होगा, 2, 3, 4, 5 में से, यानी कि आप इसमें से कोई एक a रैंडमली सैम्पल करेंगे, चूज़ करेंगे। अब ये आप रैंडमली कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ कंडीशंस आप देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होंगी तो शोर्स एल्गोरिदम इफेक्टिव होगा, और लकीली अक्सर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इस पर हम आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप GCD a आपने रैंडमली सैम्पल कर दिया, आप इसका GCD चेक करेंगे विद n। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप 2, 3 या 4 कर लेते हैं तो आपके पास GCD 1 के अलावा GCD ये को प्राइम नहीं है n के साथ 2, 3, 4, तो आपके पास कोई GCD आ जाता है ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप लकी हो गए। फॉर एग्जांपल हमने 3 सेलेक्ट कर दिया, या 4 कर लेते हैं कम्प्लेक्सिटी के लिए, तो GCD ऑफ देखें 4 और 6 आपके पास क्या आता है, 2 आ जाता है, राइट, 2 जो कि 1 नहीं है। तो हमारे पास लकीली एक फैक्टर आ गया ऑलरेडी, जो 2 इस केस में हमारे पास 2 एक फैक्टर आ गया जो कॉमन है बिटवीन 4 और 6,
तो ऑलरेडी हमें 6 का एक फैक्टर मिल गया, क्योंकि 2 हमें GCD बता रहा है कि 2 4 6 का भी फैक्टर है, और ये GCD हमें पता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम से आप लॉगरिथमिक टाइम में या बिट्स के साथ लीनियरली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ऑलरेडी एक फैक्टर आ गया है। अगर ये प्राइम नहीं है तो आप रिकर्सिवली आप इसका फैक्टर करके कर सकते हैं। लकीली हमारे पास ये प्राइम है, ठीक है। अगर प्राइम नहीं होता तो हम इसको दोबारा फैक्टर आउट करके इसके साथ दोबारा ये एल्गो तो पूरा रिपीट करके हम इसको फैक्टर कर लेते। लेकिन अब छोटा नंबर था तो अब ज़्यादा आसान था, तो हम एक फैक्टर तो मिल गया। अब हमारे पास 6n था, तो हम इसको डिवाइडेड बाय जो हमें फैक्टर मिला, लेट्स से GCD को d बोल देते हैं, तो n बाई d कर देते हैं, तो 6/2 3, और ये हमें मिल गया अदर फैक्टर, तो हमें 2 3 मिल गया, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम, ये तो लकी केस था, अगर हमें ये नहीं मिलता GCD, अगर हमें GCD ऑफ a एंड n 1 मिल जाता है, तो अब हमें पता है कि कोई कॉमन फैक्टर तो इनका नहीं है, हमें कॉमन फैक्टर तो नहीं मिला। लेकिन अब हमारे पास एक और कंडीशन, एक और हमें नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास एक और गुड लक है आप कह लें, कि अब हम ये बता सकते हैं कि दिस a जो हमने चूज़ किया है, दिस a रेज़ टू अ पावर r विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 ऑफ कोर्स मॉड ऑफ n, ठीक है। इफ़ ऑर्डर ऑफ a इज़ r फॉर मॉड ऑफ n, ठीक है ना। यानी कि ऑर्डर आपको याद है कि अगर आप a को एक्सपोनेंशिएट करते रहें xi से, अल्टीमेटली आपके पास विद मॉड ऑफ n, तो आपके पास वैल्यूज़ आती रहेंगी, लेट्स से f ऑफ, या आपके पास वैल्यू आती रहती हैं b1 b2 सो ऑन bi। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब ये वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब जिस जगह पे जाके ये रिपीट होंगी, जिस जो लास्ट xi होगा जिस पे ये रिपीट होंगी, उसको हम इसका p ऑर्डर r बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी वैल्यूज़ के बाद ये रिपीट हो रही हैं। अब ये r इन दिस केस जब इनका GCD a का n के साथ 1 नहीं है, तो इस केस में ये r a रेज़ टू पावर r मॉड ऑफ n हमेशा 1 होगा, जिसके बाद ये रिपीट होती हैं। तो अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखें 5 हमारे पास वो था, GCD ऑफ 5 विद 6 हम देखते हैं तो 1 है, क्योंकि ये को प्राइम हैं। तो अब इस केस में हम देखें 5 की पावर 5 की, अगर 5 आप 5 1 मॉड 6 करें तो आपके पास 5 आता है। 5 स्क्वायर मॉड 6 करें तो क्या आता है 25 मॉड 6 यानी कि 21, ठीक है। 5 क्यूब मॉड 6 करते हैं तो क्या आता है आपके पास 125, फिर 5, तो फिर इस तरह 1 फिर 5 रिपीट होता रहेगा। तो अब देखें ये 2 इसका ऑर्डर है ना, और 2 की पावर पे आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब देखें हमें इसका पीरियड मिल गया। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये है कि ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई, अब ये फाइंड कैसे करना है। अगर आपको अभी ट्रायल एंड एरर करना हो, जिसमें अभी हमने किया, तो ये तो एक्सपोनेंशियल है फिर, ठीक है, विद n। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे ये जाके मिलेगा आपको दोबारा रिपीटिशन, अब याद रखें इस पर कोई कंडीशन नहीं है, नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है जिस तरह हमने वो रखा हुआ था उसमें डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम में। स्पेशल केस था बाय द वे वो DLP में, इसीलिए हम कहते हैं ग्लोबल n की जगह हम प्राइम रखते हैं और जनरेटर को g रखते हैं, क्योंकि वो ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जिनका हमें श्योर है कि r इज़ इक्वल टू p-1 ऑलरेडी नोन है, और बड़ी स्ट्रक्चर्ड प्राइम की वजह से उनका नोन है। अदरवाइज़ ये हर वैल्यू के लिए दोबारा आपको ये r ढूंढना इतना सिंपल नहीं होगा, ठीक है ना। या आप कह लें कि आपके लिए ये g ढूंढना फॉर एवरी n सिंपल नहीं है, लेकिन खैर वो हम दूसरी बात पे चलेंगे। वापस हम इस पे आते हैं। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, r ढूंढना, ऑर्डर। अच्छा, r क्यों ढूंढना, क्योंकि अगर ये मिल जाता है तो आगे हम उसके लिए उसको यूज़ करके फैक्टराइज़ कर सकते हैं n को p क्यों में, ठीक है। तो अब बेसिकली ये डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम ही हो गया, a रेज़ टू पावर r इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। तो हमने r ढूंढना है, क्योंकि फॉर दिस कंडीशन जब GCD और ऑफ a एंड n 1 नहीं है, तो ये r ही हमारा ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। तो अब ये
बेसिकली जो क्रक्स है ना शोर्स एल्गोरिदम का, जो क्वांटम पार्ट है वो यही है कि आपने ये आर फाइंड करना है, फाइंड आर बाय क्वांटम यूजिंग क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म, या आप कहें क्वांटम ऑर्डर फाइंडिंग, क्वांटम ऑर्डर फाइंडिंग एल्गो, या क्वांटम फेज एस्टिमेशन एल्गो। ये सब रूटीन हैं शोर्स एल्गोरिदम की जो आपको आर ढूंढ देंगे। एक ही मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, एट द हार्ट ऑफ इट क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म की टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, इसको ये क्वांटम, इसके लिए आपको क्वांटम कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं, इस पर हम ब्रीफली आखिर में थोड़ा विजुअल्स इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम अज्यूम करते हैं कि क्वांटम ऑर्डर फाइंडिंग एल्गोरिदम से हमने जैसे क्वांटम ऑर्डर फाइंडिंग से को हमने ए पास किया, एन पास किया, और हमें आर मिल गया, ठीक है, आर मिल गया। ये हमारी मेन क्वांटम पार्ट है शोर्स का और हार्ड है शोर्स एल्गोरिदम का, ठीक है ना। तो हम इस पे एंड में इनका जिस तरह डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हमें आर मिल गया तो अब हमने आर के ऊपर एक और कंडीशन देखनी है कि आर शुड बी इवन। इफ़ आर इज़ ऑड तो ये हमारे काम का नहीं है, आर यूज़लेस है। ट्राई अगेन विद अनदर ए। अब ये भी अगर हमेशा और आर ऑड आते रहें तो हमें काफ़ी ट्रायल्स करने पड़ेंगे, लेकिन लकीली ये कम आएंगे, ज़्यादा हमें इफेक्टिव ए मिलेंगे, उसमें हम आगे बात कर लेंगे ब्रीफली। तो अगर आर इवन है तो अब हम एल्गो को आगे चला सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर आर हमें मिल गया इक्वल्स टू 1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन। ये सब मॉड एन हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर आर, क्योंकि आपको पता है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0, ठीक है, मॉड ऑफ एन। बार बार अगर ना भी लिखूँ तो समझ लें। इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर r/2 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारा आएगा ए r/2 +1 इंटू ए r/2 -1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड एन, ठीक है। अब ये हमारे पास हम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर ये इनका मॉड एन, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 देते हैं आपको मॉड एन, इसका क्या मतलब है कि ये डिविजिबल हैं इससे, यानी कि ये जो टर्म है पूरी ए टाइम्स आर बाई ए एक्सपोनेंशिएटेड विद r/2 +1 टाइम्स ए पावर r/2 -1 व्हेन डिवाइडेड बाय n गिव्स यू एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इनका मॉड 0 है, रिमाइंडर आपको नहीं मिलता, इज इक्वल टू के बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। अब ये हमें अगर आर इवन था तो हम इसको, क्योंकि अगर आर इवन ना होता ऑड होता तो ये हमें r/2 इंटीजर नहीं मिलता था, राइट। तो हमें इसी वो कंडीशन चाहिए थी। अब यहाँ पे हमारे पास, तो अब ये देखें, अगर n को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करें, p q या p की पावर n कुछ p पावर भी हों, तो इसकी जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, तो अगर आप देखें अगर आप देखें तो क्योंकि n इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का फैक्टर है, हमें पता है अब ये, तो इसका मतलब है इसके जो n के फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक फैक्टर इन न्यूमरेटर की टर्म्स में से किसी एक का फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट है ना। तो भी नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर लेट्स से ए बी बाई पी क्यू है, तो इनमें से एक फैक्टर, जो n के दो फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर इन दोनों में से किसी एक का तो फैक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों ये आपको डिवाइड कर, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने दोनों चीज़ें ट्राई करनी है। हमें यहाँ से पता चल गया कि इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म n के साथ फैक्टर शेयर करती है, ये n के फैक्टर हैं आगे ना, इन दोनों में से एक टर्म n के साथ फैक्टर शेयर करती है, यानी कि अब हम इसका GCD ले सकते हैं, राइट। तो अगर GCD लेंगे तो हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा जो नॉन 1 आएगा, तो हम GCD दोनों टर्म्स का ले लेते हैं। बाय द वे हम अपनी एग्जांपल को हम अपनी एग्जांपल को वापस एग्जांपल को देखते हैं। तो हमने 5 गैस किया था और हमें ऑर्डर मिला था, हमने ए लिया था, हमें n था हमारे पास 6, हमने ए लिया था 5 और हमें ऑर्डर मिला था 2। बाय द वे ये ऑर्डर हमें क्वांटम ऑर्डर फाइंडिंग एल्गोरिथम से या फोरियर ट्रांसफॉर्म या ऑर्डर फाइंडिंग एल्गोरिथम से हमें मिल गया था, ठीक है। तो अब यूजिंग दीज हम कह सकते हैं जो हमने ऊपर किया था कि a टू पावर a टाइम्स
r बाई टू माइनस वन टाइम्स a और r बाई टू प्लस वन, यानी कि a क्या है 5 और r क्या है 2, तो 2 बाई टू माइनस वन टाइम्स 5 2 बाई टू प्लस वन, यानी कि 5 माइनस वन टाइम्स 5 प्लस वन, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू हमें पता है 0 मॉड n, यानी कि हमें पता है कि मॉड n क्या है 6 है ना, हमें पता जाए 5 4 टाइम्स 6 इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n, यानी कि 4 टाइम्स 6 आर डिविजिबल बाय 6, सॉरी या 6, ठीक है ना। तो हाँ, या 24 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो आप देख सकते हैं। अब आप देखें कि ये आपके पास एक कॉमन फैक्टर तो इसके साथ डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन ये ट्रिवियल है। हम अगर देखते हैं इसको दूसरे को 4 को, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन और इसकी चाहिए, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन पहले हम देखें दोनों का ट्राई करते हैं वन बाय वन, और जो नॉन ट्रिवियल है उसको हमने रिटेन करना है। अगर हम 4 का ट्राई कर लेते हैं GCD ऑफ 4 विद 6, तो ये दोबारा यूक्लिडियन एल्गो से आपको मिल जाएगा इनका GCD 2, राइट। अब एक फैक्टर मिल गया और ये प्राइम है, प्राइम नहीं है तो आपको पता है कि हमने रिकर्सिवली करना है। तो अगर प्राइम मिल गया इस 2 को आगे, देखिए इस फैक्टर को, लेकिन ये हमें प्राइम मिल गया है, तो ऑलरेडी जब प्राइम मिल गया P, तो अब हम n को डायरेक्टली P से डिवाइड करते हैं टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर, ठीक है। तो अब हम इज़ इक्वल टू Q, तो हमें पता चला कि 6 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास 2 and 3 फैक्टर आ गए। अच्छा, ये हमने देखा है कि हमने यहाँ पे नॉन ट्रिवियल रखना है, ठीक है ना। उसके लिए एक और कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि अगर a शुड नॉट बी a पावर r बाई 2 शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। अगर ये 1 के बराबर हो, ठीक है, तो फिर ये एक टर्म इनमें से 0 हो जाती है, और GCD ऑफ 0 एंड n तो आपको n ही मिलेगा, तो फिर नॉन ट्रिवियल आता है। यानी कि हमें फैक्टर चाहिए जो n खुद ना हो ना, नॉन ट्रिवियल फैक्टर चाहिए, तो ट्रिवियल आ जाता है, सॉरी। तो हमें इसलिए 2 और 3 ये वाला 4 हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है, यानी कि 6 या 1। ट्रिवियल इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 या n, कि वो तो होंगे ही ना हमेशा। तो हम इसको हमारे पास ये हमें ये नहीं चाहिए, नॉन ट्रिवियल चाहिए। तो यहाँ पे हमें जब ये देखा हमने 4 के साथ, और ये यूक्लिडियन से हो रहा है, तो हमें फैक्टर मिल गया 2 जो कि ख़ुद प्राइम है, अदरवाइज़ हमें रिकर्सिवली करना था। और अगर प्राइम है तो जब हमें एक प्राइम फैक्टर मिल गया तो दूसरा तो स्ट्रेट अवे डिवीजन से मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में हमने तकरीबन कर दिया। क्वांटम वाला एक पॉइंट रहता है, लेकिन एक बात हमने याद रखनी है, ये ए के ऊपर हमने कुछ कंडीशंस देखी हैं, एक ये और एक r बाई 2 r शुड बी इवन, और शुरू की कंडीशन तो लकी कंडीशन थी, लेकिन ये 2 हमारी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको आपका ए यूज़फुल तभी है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अदरवाइज़ आप दूसरा ए ट्राई करेंगे। तो ये ए बीइंग यूज़फुल की प्रॉपर्टी से प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ना हो तो आपको ए ही इतने ट्राई करने पड़ेंगे कि दोबारा ट्रायल एंड एरर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये शोर्स एल्गोरिदम अफेक्टिव है। जैसा मैंने बात की थी कि हम जो हार्ट है इसका वो क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो या क्वांटम ऑर्डर फाइंडिंग, जिस तरह मैंने कहा कि पहले से बताया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग की डिटेल्स हमारे इस वक्त स्कोप से बाहर हैं काफ़ी, उसके लिए हमें बेसिक्स चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि आप कह लें कि ज़ीरो बैकग्राउंड के साथ हम इसको बेसिकली शोर्स पर्सपेक्टिव से इसकी इंट्यूटिव विजुअलाइजेशन कर लें कि ये कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कैसे करता है। अदरवाइज़ इसकी डिटेल्स, जिस तरह मैंने कहा, एक्यूरेसी और डिटेल्स हम इस वक्त गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए। तो हम जल्दी से इसको अगर देखें तो हमने बेसिकली आर ढूंढना है सच दैट ए रेज़ टू पावर आर इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n, और हमें पता है कि यही हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए, इफ़ GCD ऑफ ए एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो हमारा केस है शोर्स में, ठीक है, जिसके बाद रिपीट होनी है पावर्स। तो हम देखें, हमने बेसिकली ये ढूंढना है, लेकिन अगर हम ट्रायल एंड एरर करें तो ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, जिस तरह डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम है बेसिकली ये। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से आपको इतना तो बेसिक मैं इतना बता देता हूँ कि देखें, जिस तरह हमारे पास एक बिट है, एक बिट होती है
0 1, ठीक है, इसको हम किसी वेव से फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ठीक है। क्वांटम में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर या ये मैं बी आई इसे बोलता हूँ, अगर आपके पास बी बिट नंबर है, इसको मैं ये एक बिट को हम आई बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या एक्स आई बोल देते हैं। तो अगर आपके पास एक्स आई भी बोलते हैं, सॉरी, इसको आई बोल देते हैं। एनीवेज हमारे पास अगर बी बिट कोई इंटीजर है तो हम उसको पूरी एट अ टाइम एक क्यूबिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमने अगर एक बिट लेट से 0 को हमने एक 0 1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और 1 को 1 0 से कर दिया, तो इनकी लीनियर कम्बिनेशंस बना के, क्योंकि कोई भी नंबर इंटीजर है बी बिट का, तो 0 1 0 1, तो बेसिकली इनकी हम यहाँ पे 0, यहाँ इनकी वेटेड लीनियर कम्बिनेशन से हम कोई क्यूबिट बना सकते हैं। अब वो क्यूबिट फिज़िकली क्या होगी, वो कोई स्पिन भी हो सकता है, वेव हो सकती है, सिग्नल हो सकता है, लेकिन हम उसमें इतना नहीं जाते। बस हमारी ये आप बात समझें कि हमारे पास जो इंटीजर है ना बी बिट का, लेट्स से एक्स आई हमारा जो इंटीजर है जो बी बिट का है, ये हम एक क्यूबिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई भी वैल्यू जो 2⁻b, अगर b बिट है तो 2⁻b पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। इसको हम एक क्यूबिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फिज़िकली कोई सिग्नल है लेट्स से, ठीक है। अब मैंने कहा जैसा फिज़िकल एस्पेक्ट को हम इग्नोर करते हैं, हम इसकी कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट को देखते हैं। तो अब लकीली हम क्वांटम में क्या कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को हम सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी सुपरपोजिशन से हमें एक और वेव मिलेगी जो इनकी सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो लेट्स से हमारी ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एक्स आई, ये 2 बी बिट नंबर है ना, तो ये क्या 1 से लेके या 0 से लेके 2⁻b-1 तक इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। हर वैल्यू को हम x1 x2 x0 x1 सो ऑन यानी कि xi से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके सम को इनको सुपर इम्पोज कर लेते हैं, वेव्स के सम को, नंबर के नहीं, ठीक है ना। इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं क्यूबिट्स हैं उनको हम सुपर इम्पोज कर लेते हैं, उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी सुपर पोजिशन है ये ओवर आई, ठीक है ना, यानी कि x1 x2। अच्छा एनीवेज, तो अब हम क्योंकि हमने बेसिकली जो क्वांटम की इफेक्टिवनेस है वो ये कि हम इसके ऊपर ये फंक्शन भी इकट्ठा कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमें क्या देगा, फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, a⁻xi फॉर ईच ऑफ xi, इकट्ठा हम कंप्यूट कर लेते हैं और हमारे पास सारी इकट्ठी कंप्यूटेशंस आ जाएंगी ऑल पॉसिबिलिटीज़ की, ठीक है ना, मॉड ऑफ n, और हम इन्हें कपल कर लेते हैं फॉर विद ईच ऑफ द xi। तो बेसिकली ये सारा क्रक्स था। कंप्यूटेशन कैसी हुई मैंने कहा वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमने इनको आपस में, ठीक है, कपल कर दिया है कि हर xi के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है। और ये हम जब हम ये रिप्रेजेंटेशन अगर अचीव कर लेते हैं तो बेसिकली अगर आप देखें इसको विजुअली, हम अब मतलब ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली xi's हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं जो फंक्शन की आउटपुट है यहाँ पे a⁻xi mod n, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ आ रही हैं। हमें पता है r के बाद, ठीक है, जब यहाँ पे r आएगा, r के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, जो भी वैल्यूज़ आएंगी पीछे वही रिपीट होंगी, ठीक है, 2r तक, क्योंकि r हमारा ऑर्डर है या पीरियड है जिसके बाद वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, ठीक है ना। अब ये रिप्रेजेंटेशन है, ये xi's हैं और ये f(x) यानी कि जो हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ठीक है। और हमें पता है कि हर r के बाद ये रिपीट होंगी, हर x के ऊपर r इसका पीरियड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि f(x) + r = f(x), ठीक है। तो अभी कंप्यूटेशन तो होगी, लेकिन अभी चैलेंजिंग पार्ट अभी भी रहता है कि r को फाइंड करना, और ये r को कंप्यूटेशनली हम फाइंड कर लेते हैं बजाय सर्च करने के। सर्च करना अगर एल्गोरिथमिकली देखें तो फिर एक्सपोनेंशियल है, वो प्रॉब्लम अभी भी है। तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं r को क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म से। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, मैं उसको भी मैथमेटिकल इंट्यूशन देता हूँ, फिज़िकल नहीं। तो हम देखें, हमने बेसिकली ये फाइंड करना है कि इसका पीरियड क्या है जिसके बाद ये सिग्नल रिपीट होता है। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हमारे पास f(x) है, ठीक है, जो x का फंक्शन है। बेसिकली चेंज ऑफ बेसिस करनी है, हमने x की बजाय इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, f(k), जो अभी x के अक्रॉस हमारा फंक्शन है, इसको k के अक्रॉस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x के अगेंस्ट कंप्यूट करते हैं। पहले तो हमने f(x) कंप्यूट किया हुआ है ना और उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम x के अगेंस्ट डिफरेंट साइनोसाइडस कंप्यूट करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हम लेट्स से, और आपको पता है साइनोसाइड में फेज़ होता है, आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड होता है।
हम वन यूनिट एम्पलीट्यूड के साइनोसाइड्स यूज़ करते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड कोई नहीं है, वन है, यूनिट है, ठीक है। हम फेज़ उसका शिफ्ट करते हैं। अब फेज़ शिफ्ट करने से आपको पता है साइन या से रिप्रेजेंट हो सकता है, कॉस से रिप्रेजेंट या इनके सम से, तो आप उसको साइन कॉस की बजाय डायरेक्टली ऑयलर्स आइडेंटिटी याद होगी आपको, ईस्ट पावर जे के एक्स, ये ओमेगा हम अक्सर लिखते थे, ठीक है, लेकिन इंटीजर फ्रीक्वेंसीज़ हो सकती हैं, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के हम फंक्शन लिख सकते हैं। तो एक्स हमारा ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है अभी, ठीक है, जो हमारा एक्सपोनेंट या आप कह लें कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऐसे बोलते हैं, या साइनोसाइडल कह लें आसानी के लिए। तो जो साइनोसाइडल है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, लेकिन किसी एक फ़िक्स फ्रीक्वेंसी का। अगर के चेंज करेंगे तो ये नैरो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, या पीरियड नैरो हो जाएगा। के ज़्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, पीरियड लो नैरो हो जाएगा, और इस तरह वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि के को फिक्स रखते हैं और एक्स का ऐसे फंक्शन बनाते हैं साइनोसाइडल को, लेकिन अब ये जो फंक्शन है साइनोसाइडल, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद आवर फंक्शन अक्रॉस एक्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज से कुछ कोरिलेशन या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक्स आपको पता है कोलैप्स हो जाएगा, ये आप सम अप कर रहे हैं ना इनके प्रोडक्ट्स को, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। उससे होगा क्या, हमें सिमिलैरिटी मिलेगी कि हमारे सिग्नल और इस साइनोसाइडल में कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। तो हमें एक वैल्यू लेट से मिल जाएगी एफ ऑफ के आई, ये के की एक सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम के की वैल्यूज़ ना यूज़ करें, बल्कि के को एक वेरिएबल रहने दें, ठीक है, तो के और हम सम अक्रॉस एक्स कर लें, तो हमें के तो वेरिएबल रहेगा, तो एक फंक्शन ऑफ के मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अभी ऑलरेडी हमें फंक्शन ऑफ के मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको विजुअली देखें तो जिस के के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, यानी कि जितनी हमारे एक्सपोनेंशियल की या साइनोसाइडल की फ्रीक्वेंसी है वही हमारे बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी थी फंक्शन की, ठीक है। तो आप देखेंगे हाई कोरिलेशन मिलेगा, यहाँ पे हाई वैल्यू मिलेगी के एफ ऑफ के आई की, उस पर्टिकुलर के की हाई वैल्यू मिलेगी, और जहाँ पे ये मैच नहीं करता वहाँ आपको देखने रैंडम इनका कोरिलेशन नहीं है, आपको पता है कोरिलेशन नहीं होता तो वैल्यू लो मिलती है, क्यों, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी प्रोडक्ट इनके, और कुछ डॉट प्रोडक्ट है ना, वो आपको बेसिक इंट्यूशन है। तो हमारे पास बेसिकली इससे इवेंचुअली होगा क्या कि चेंज ऑफ बेसिस होगी, एक फंक्शन अक्रॉस के मिलेगा, के हमारी बीइंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, के और एफ ऑफ के, और पीक्स हमें वहाँ मिलेंगी, बाकी लो वैल्यूज़ मिलेंगी, पीक्स वहाँ मिलेंगी जहाँ पे हमारा पीरियड मैच करेगा, जो फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर फंक्शन, ठीक है ना, जो पर्टिकुलरली यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ आर होंगे, आर के आर 2R 3R सो ऑन, ठीक है। इसमें से लोएस्ट वाला हमारा पीरियड है, ये लोएस्ट वाला हमारा पीरियड है, और ये भी क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो क्वांटम कंप्यूटेशन है वो आपको स्ट्रेट अवे बाकी वैल्यूज़ को कैंसिल करके ये पीक्स देगा, यानी कि ये आर की वैल्यू दे देगा या के की वो वैल्यू दे देगा जहाँ पे ये पीक है, ठीक है, के इज इक्वल टू, और वो आर पे होगी और मल्टीपल्स ऑफ आर पे होगी। तो ये बेसिकली क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बिल्कुल एक ओवरव्यू इंट्यूशन है, ऑफकोर्स जिसमें हमने क्वांटम एस्पेक्ट इसका इग्नोर किया कि इसकी क्वांटम हार्डवेयर पे कंप्यूटेशन कैसे हो रही है या फिज़िकली रियलाइजेशन कैसे हो रही है, मैथमेटिकल इंट्यूशन डिस्कस की है, जो बेसिकली ये आर की फाइंडिंग आर को आपको एक्सपोनेंशियल की बजाय पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है, और यूटिलाइजिंग क्वांटम हार्डवेयर। तो होपफुली हमने इसको कुछ डिस्कस कर लिया होगा।